ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे बात की थी। इम्पॉसिबल इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, श्योर या सर्टेन इवेंट जो 100% है ना हो, सिंपल इवेंट देखे जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट हो सैंपल स्पेस का, कंपाउंड इवेंट में एक से ज्यादा हो सैंपल पॉइंट, है ना। अब कुछ और इवेंट्स देख लेते हैं। एक तीन इवेंट्स ऐसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तीनों को हम देख लेते हैं। तीन कौन कौन से इवेंट्स हैं? एक तो है इक्विप्रोबेबल इवेंट, है ना, जिसमें इक्विप्रोबेबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना। तीनों को थोड़ा वन बाय वन हम समझ लेते हैं। पहला है इक्विप्रोबेबल इवेंट, है ना। इसे ही कई बार इक्यू लाइकली इवेंट्स भी कहते हैं। इक्यू लाइकली इवेंट्स, है ना, जिनकी होने के चांसेस क्या हो, बराबर हो। इक्यू लाइकली इवेंट, क्लियर। ये इसे देख लेते हैं, है ना। सो टू इवेंट्स two events are said to be equiprobable if their chances of happening is same. To be are said to be equiprobable or equally likely if their chances of happening is same. Right? They are also called as equal likely event. तो ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस, है ना, सेम हो। जैसे अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस क्या है, बराबर है ना। तो ये क्या है, टॉसिंग ए कॉइन क्या है, एक जो भी हेड आने के चांसेस और गेल टेल आने के चांसेस, ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट है। राइट। सो एग्जांपल में मैं लिख लेता हूं, गेटिंग अ हेड और टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन, ऑन टॉसिंग ए कॉइन। ये क्या है, एक इक्विप्रोबेबल इवेंट है। हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस क्या है, इक्विप्रोबेबल। इक्विप्रोबेबल बराबर चांसेस है ना। गेटिंग एनी नंबर ऑन रोलिंग आर डाई, किसी भी डाई को अगर मैं रोल करता हूं तो, है ना, नंबर के, किसी भी नंबर के आने के चांसेस क्या है, बराबर है ना। वन आने के चांसेस, 2 3 4 5 6 आने के चांसेस इक्वल हैं, इक्वल चांसेस हैं। तो किसी भी नंबर के आने के चांसेस क्या है, जब मैं डाई को थ्रो कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो सारे नंबर्स के आने के चांसेस क्या है, इक्वल है। तो ये सब क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। हाँ, सेकंड क्या है, सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ऐसे दो इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं जब उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ना कोई भी चीज क्या हो, कॉमन ना हो। टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if they have nothing in common, if they have नथिंग इन कॉमन, है ना, कुछ भी क्या ना हो, कॉमन ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इवेंट है, लेट से इवेंट ए क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर। एक इवेंट है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन रोलिंग आर डाई। डाई को अगर मैं रोल कर रहा हूं तो मुझे क्या मिले, ऑड नंबर, है ना। तो यहां से इवेंट ए क्या बन रहा है, ऑड नंबर्स क्या क्या है, क्या क्या होते हैं, 1 3 और 5, है ना, ये इवेंट ए है। और
बी कोई इवेंट है, क्या है? गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर ऑन रोलिंग अ डाई। एक डाई को रोल करने पे मुझे क्या मिल रहा है? एक इवन नंबर। क्लियर? तो बी क्या बनेगा? बी क्या क्या इवन नंबर होते हैं? 2 4 6। अब ये दोनों है। अब ए और बी में क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है ना? ए में क्या क्या मिल रहा है हमें? सैंपल पॉइंट्स क्या है? 1 3 5। और बी में क्या है? 2 4 6। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ए एंड बी दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये दोनों कौन से कैसे इवेंट हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर? अगर, है ना, दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हैं, मतलब इन दोनों में क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। राइट? तो ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। थोड़ा अगर मैं इसे वेन डायग्राम से समझे हम इसे, ना, हम्म, हम्म, ये है। तो लेट्स से ये इवेंट ए है और इवेंट बी है, इनमें कुछ भी रीजन कॉमन नहीं है ना? तो यहां से मैं कह सकता हूं इनमें इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या देता है हमें? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। कॉमन पार्ट क्या है? कुछ है ही नहीं, फाई। तो अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो वो इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा दोनों इवेंट का, तो मुझे क्या मिलेगा? फाई, है ना? ये क्या लिया है मैंने? इंटरसेक्शन। सेक्शन मतलब वो सेक्शन जो ए और बी में कॉमन हो। तो कॉमन सेक्शन कुछ है ही नहीं, तो हमें ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा? फाई मिल जाएगा, है ना? तो ये हो गया हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक और तीसरा इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, राइट? हाँ, अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? तो बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, है ना, वो सारे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलेंगे। अगर वो सारे इवेंट्स का यूनियन मुझे क्या मिल रहा है? सैंपल स्पेस के बराबर मिल रहा है ना? थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या है? सेट ऑफ इवेंट्स, है ना? सेट ऑफ इवेंट्स whose union gives complete sample space, है ना? वो सारे एलिमेंट्स का सेट, है ना? वो सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्टिव, सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे जिनका जिनका यूनियन लेने पे मुझे पूरा कंप्लीट क्या मिल जाए? सैंपल स्पेस मिल जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ इवेंट्स हैं। हम्म, कुछ इवेंट्स हैं, लेट्स से। हम्म हम्म, ये कुछ इवेंट्स हैं। ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये E5 है। तो इन सारे इवेंट्स, E1, इन सारे इवेंट्स का यूनियन, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5, है ना? ये क्या दे रहा है? पूरा सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस बना रहा है। तो इसका मतलब E1 E2 E3 ये सब क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना? तो ये क्या मिल रहा है? इफ
इफ इवन यूनियन, सारे इवेंट्स का यूनियन मुझे अगर सैंपल स्पेस, कंप्लीट सैंपल स्पेस दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि देन E1, E2, E3, E4, E5 दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब ये सब यूनियन इनका, इनको टोटल जब मैं ऐड कर रहा हूं, है ना, ऐड कर रहा हूं इनको टोटल, जब मैं ऐड कर रहा हूं तो मुझे क्या पूरा सैंपल स्पेस मिल जा रहा है। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ऑन रोलिंग अ डाई, है ना, डाई को हमने रोल किया, तो लेट्स से एक इवेंट ए मिल रहा है। इवेंट क्या है? गेटिंग एंड ऑड नंबर। क्या है इवेंट? ऑड नंबर का इवेंट है, गेटिंग एन ऑड नंबर। तो इवेंट ए क्या बनेगा? गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब इवेंट ए क्या बन रहा है? ऑड नंबर्स क्या क्या है? 1, 3 और 5। बी एक कोई इवेंट है गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, ये है इवन नंबर। तो ये क्या होंगे? 2, 4 और 6। तो यहाँ पे ए और बी, अगर मैं ए और बी का यूनियन लेता हूँ, यूनियन मतलब जो एलिमेंट्स ए में भी हों बी में भी हों, ए और बी दोनों के, मतलब दोनों सेट्स को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ बेसिकली, तो जैसे ही दोनों इवेंट्स को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, दोनों इवेंट्स को मैं साथ में अगर लेता हूँ, तो क्या क्या मिलेगा मुझे? ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 3, 2, 1, 3, 5, और बी में है 2, 4, 6। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जब मैं डाई को रोल कर रहा हूं तो मुझे सैंपल स्पेस भी क्या मिलेगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ए यूनियन भी किसके बराबर आ रहा है? सैंपल स्पेस के बराबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयर फोर ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ए और बी क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो वो सारे इवेंट्स जो जिनका यूनियन लेने पे मुझे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाए, उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर है डेफिनेशन? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे हम इफ A1, A2, A3 अप टू AN आर इवेंट्स such that A1 union A2 union A3 and so on up to union AN is equal to sample space. Then A1, A2, A3 and so on up to AN are exhaustive event. They are exhaustive event, है ना, ये सारे इवेंट्स क्या होंगे? exhaustive events होंगे। क्लियर? तो यहां से हमने तीन तरह के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने देखे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या इवेंट्स हमने देखे। आ, हम्म, हाँ, क्या क्या देखे हमने इवेंट्स? एन पॉसिबल इवेंट्स हमने देखे, तीन इवेंट्स देखे पहले। एक बार इवेंट्स देख, इक्को प्रोबेबल इवेंट या इक्वली लाइकली इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो, जिनमें होने के चांसेस सेम हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिनमें कोई कुछ कॉमन ना हो। फिर एग्जॉस्टिव इवेंट, वो सारे इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे जिनका यूनियन मुझे क्या दे दे? कंप्लीट सैंपल स्पेस दे दे। राइट? तो अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो उसके लेट से एन पॉसिबल
एन पॉसिबल आउटकम्स मुझे मिल रहे हैं, आउटकम्स मतलब जो रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट है ना, तो एन पॉसिबल रिजल्ट मिल रहे हैं, एन पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं, है ना? तो वो क्या होंगे, या तो इक्वली लाइकली होंगे, अगर इक्वली लाइकली होते हैं तो मुझे क्या मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, है ना, इक्वल चांसेस होंगे। तो यहाँ पे पहला है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा कैसे डिनोट करूंगा, इक्वली ईएल से, है ना, हम बार बार यूज करेंगे, पूरा नहीं लिखूंगा, ईएल इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी मतलब होने के चांसेस क्या हो, सेम हो, राइट? जैसे कोई दो इवेंट है ए और बी, तो उनके होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दोनों सेम। फिर नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट? इसे मैं शो करूंगा एम ई से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना? इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखा था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कॉमन रीजन फाई, है ना, कोई कॉमन रीजन नहीं रहता। या फिर हम कह सकते हैं ये डिसजॉइंट, जो ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मतलब जिनमें कोई कॉमन रीजन ना हो, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूँ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, है ना, वो क्या है, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं, डिसजॉइंट इवेंट्स जिनमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, ठीक है? लास्ट क्या हमने देखा था, हमने देखा था एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकली, है ना, इक्वली लाइकली हमने देखा, 1 मिनट, ये है इक्वली लाइकली ई एल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एम ई, और ये एग्जॉस्टिव ई एच, ठीक। हाँ, इसमें हमने क्या देखा, सारे, है ना, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या मिल जाएगा, कंप्लीट सेट मिल जाएगा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट, इनका काफी यूज होगा क्वेश्चंस में भी, राइट? ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ कुछ बेसिक बेसिक जो चीजें हमने काफी देख ली हैं, है ना, एक बेस बन गया है। अभी तक हमने, है ना, ये नहीं देखा कि हम प्रोबेबिलिटी, है ना, मैथमेटिकली हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने समझ लिया प्रोबेबिलिटी क्या है ना, किसी भी चीज के होने के चांसेस, चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑफ समथिंग, क्लियर? तो ये हमने देख लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, है ना? तो नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ देयर आर n possible outcomes which are equally likely, mutually exclusive and एग्जॉस्टिव, है ना, हमने अभी देखे एन पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब हर एक आउटकम, जैसे हमने रोलिंग ए डाई, डाई को अगर मैं रोल कर रहा हूँ, है ना, तो 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, सबकी क्या है, इक्वल चांसेस हैं, इक्वली लाइकली हैं, आउटकम सारे क्या है, इक्वली लाइकली हैं, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये एग्जॉस्टिव इवेंट, इन सबको अगर मैं यूनियन लेता हूं तो मुझे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो ऐसे
अगर मेरे पास इफ देयर आर एन पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि क्या है, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, एंड आउट ऑफ दीज एन पॉसिबल आउटकम्स, एम केसेस फेवर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, है ना। इन एन पॉसिबल आउटकम्स में से एम ऐसे हैं जो फेवर में है किसी इवेंट ए के होने के, देन probably then according to the then according to the classical definition of probability, classical definition of probability, जो प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट ए के है होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी उस इवेंट ए के होने की। अगर अच्छा, टोटल एन पॉसिबल आउटकम में से एम ऐसे केसेस हैं जो कि फेवर कर रहे हैं इवेंट ए के होने की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस इवेंट ए के होने की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या टोटल नंबर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट ना। यहाँ पे भी हम आउटकम्स ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट आर इन फेवर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। एन ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि ए के फेवर में, और एन ऑफ एस क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, है ना। कितने फेवर में कितने केसेस हैं, एम केसेस हैं, और टोटल केसेस कितने हैं, एन है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यहां से, एम बाय एन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम बाय एन क्या दे रहा है, बेसिकली एम बाय एम क्या है, जो भी फेवरेबल केसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल केसेस, है ना। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब यहां से थोड़ा और देख लेते हैं। अब ये क्या है, फेवरेबल केसेस क्या है, एम है ना। फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए इज इक्वल टू एम। तो नॉन फेवरेबल केसेस क्या होंगे, नॉन फेवरेबल केसेस फॉर इवेंट ए, नॉन फेवरेबल कितने होंगे, टोटल केसेस कितने थे, एन, एन में से मैं फेवर वाले माइनस कर दूंगा, तो एन माइनस एम क्या होंगे, जो फेवर में नहीं है, जो फेवर में नहीं है। अब एम जो है, एम क्या है, जो फेवरेबल केसेस हैं। अब एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, या तो जीरो होगी, कोई भी केस फेवरेबल ना हो, मिनिमम तो यही हो सकती है ना। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि सारे के सारे केसेस क्या हो, फेवर में हो, एन के एन केसेस फेवर में हो। तो एम की वैल्यू जीरो से लेके कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ एन से, डिवाइड एन, तो जीरो बाय एन, एम बाय एन, एन बाय एन, जीरो बाय एन इज जीरो, एम बाय एन, एम बाय एन है क्या, एम बाय एन अभी हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन ए, और एन बाय एन इज वन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगी जीरो से वन के बीच में,
जीरो कब, जीरो हमने देखा था जीरो कब मिलेगा, प्रोबेबिलिटी जीरो है मतलब कि वो क्या है, प्रोबेबिलिटी जीरो, है ना। कब मिलता है हमें, इम्पॉसिबल इवेंट हो, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। जब इवेंट क्या हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो। प्रोबेबिलिटी हमें वन मिलेगी जब इवेंट क्या हो, सर्टेन इवेंट हो या फिर श्योर इवेंट हो। क्लियर। और प्रोबेब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ना ही जीरो से छोटी होगी ना ही वन से बड़ी, जीरो और वन के बीच में ही लाई करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर। हम्म। एक और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। हमने देखा पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, यही है पी ऑफ ए, क्या है, प्रोबेबिलिटी ई इवेंट होने के जो चांसेस हैं, दैट इज पी ऑफ ए। तो यहाँ पे पी ऑफ ए प्राइम, या फिर कई बार हम इसे डिनोट करते हैं पी ऑफ ए बार से, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, नहीं होने के, है ना, ये है नहीं होने के। तो नहीं होने के प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नहीं होने के, तो नहीं होने के क्या होगी, जो केसेस हमने प्रोबेबिलिटी क्या देखी थी, पी ऑफ ए क्या में थी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवर ऑफ ए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यही थी प्रोबेबिलिटी, है ना, फेवरेबल केसेस। अब यहाँ पे हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, मतलब फेवरेबल केसेस क्या होंगे, जो ना हो, इवेंट ए के फेवर में ना हो, और वो केसेस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हैं, केसेस विच आर नॉट इन फेवर ऑफ ए, वो क्या थे, एन माइनस एम, एन माइनस एम थे। सो दिस इज इक्वल टू एन माइनस एम डिवाइडेड बाय टोटल केसेस एन। सो ये क्या हो जाएगा, एन बाय एन माइनस एम बाय एन विच इज वन माइनस एन बाय एन। तो यहां से क्या आएगा, पी ए बार इज इक्वल टू वन माइनस एम बाय एन, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू वन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू वन। क्लियर। ये क्या आ गया, दोनों का सम हमें क्या दे देगा, इक्वल टू वन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना, वो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो जो फॉर्मूला हमने देखा, है ना, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करनी है तो मैं कैसे कर लूंगा, वन माइनस पी ऑफ ए बार, है ना, वन माइनस पी ऑफ ए बार। यहां से क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, है ना। तो इस तरह से भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, हमेशा प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के बीच में ही हो, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है, वन इक्वल टू वन, लेकिन जीरो से छोटी और वन से बड़ी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, नहीं मिलेगी, राइट, जीरो और वन के बीच में। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, राइट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर देख लेते हैं, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर क्या होता है, मैथमेटिकली इट इज
फेवरेबल डिवाइडेड बाय नॉन फेवरेबल, है ना, ये ये ध्यान रखना है। फेवरेबल, है ना, प्रोबेबिलिटी में क्या था, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यहाँ क्या है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय नॉन फेवरेबल। ऑड्स इन फेवर, अब नाम से लग रहा है ऑड्स इन फेवर, मतलब नहीं, ऑड्स है मतलब हमारे मतलब नहीं होने में होने के चांसेस। इसलिए हमने क्या किया, वहां पे हम जब प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो जो टोटल केसेस में जो होने के कितने चांसेस हैं किसी इवेंट के, तो वो क्या थे, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। ऑड्स इन फेवर का मतलब है जो भी नॉन फेवरेबल केसेस हैं उसमें कितने चांसेस हैं होने के, तो नहीं होने में कितने चांसेस हैं, होने के कितने चांसेस हैं। तो मैथमेटिकली इट इज फेवरेबल बाय नॉन फेवरेबल। फेवरेबल क्या थे, फेवरेबल हमने लिए थे m, और नॉन फेवरेबल थे n-m। क्लियर, तो इसी को मैं ऐसा करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दूंगा, तो m/n, और ये हो जाएगा n-m/n। m/n क्या होता है, m/n होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, n-m डिवाइडेड बाय n होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। क्लियर, तो यहां से क्या आ गया, ऑड्स इन फेवर, क्या आ रहा है, ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए। ये ध्यान रखना है। तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है, फेवरेबल बाय नॉन फेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट। ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा, नॉन फेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, दैट्स इट। नॉन फेवरेबल क्या होता है, n-m डिवाइडेड बाय m। अगेन मैं दोनों में किससे डिवाइड करूंगा, n से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, p ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय p ऑफ ए। क्लियर, तो यहां से क्या आ गया, p ऑफ ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट आ गया p ऑफ ए बार डिवाइडेड बाय p ऑफ ए, ये। तो ऑड्स इन फेवर, नाम से ही लग रहा है फेवर है, तो हमें ऊपर फेवर वाला लेना है। हैपनिंग ऑफ ए डिवाइडेड बाय नॉट हैपनिंग ऑफ, ऑड्स अगेंस्ट है मतलब अगेंस्ट है, तो नॉट हैपनिंग वाला ऊपर लेना है, डिवाइडेड बाय हैपनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब, है ना। क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, इफ टू डाइस आर थ्रोन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, गेटिंग अ डबलेट, पहला ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। बी है गेटिंग अ सम इक्वल टू 2। सी है गेटिंग सम इक्वल टू 3। ठीक, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन, दो डाइस हैं जैसे थ्रो की, दो डाइस को हमने सैंपल स्पेस देखा है डाइस का, अगर दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, राइट, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। हाँ, क्या मिलेगा, दो डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, तो पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। अच्छा, जो सैंपल स्पेस मिलता है ना, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर दो डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो कितने मिलेंगे, दो डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं, है ना, तो कितने हमने देखा, 6 raised to 2, दो डाइस को, दैट इज 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमें बनेंगे 36, हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
अब इसमें भी मुझे क्या चाहिए, डबलेट चाहिए, है ना। इसमें भी क्या चाहिए मुझे, डबलेट। तो डबलेट क्या होगा, डबलेट क्या क्या, डबलेट मतलब दोनों डाई पे सेम, 1 1 2 2 3 3, है ना। तो फेवरेबल जो केसेस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 1 1 मिले, या 2 2 मिले, 3 3 मिले, 4 4 मिले, 5 5 मिले, या फिर 6 6 मिले, है ना। तो ये क्या होगा, है नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जो इवेंट है, इवेंट क्या है यहाँ पे, इवेंट ए क्या है कि गेटिंग ए डबलेट, कितने मिल रहे हैं, टोटल 6 मिल रहे हैं। क्लियर। और यही क्या है, फेवरेबल है, ये क्या होगा, एम, और ये एन की वैल्यू क्या है, 36, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, फेवरेबल केसेस हैं 6 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 36, सो इट इज 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज 1/6 ओनली, है ना, ये है प्रोबेबिलिटी, 1/6। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट गेटिंग अ सम 2, मुझे सम क्या चाहिए, 2 चाहिए। अच्छा, 2 सम कब मिलेगा, वो या दोनों पे क्या आ जाए, 1 1 आ जाए, दोनों डाइस पे क्या मिले, 1 1, बस यही एक केस बनेगा, है ना। सम हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मिनिमम सम हमें 2 ही मिलेगा जब दोनों पे 1 1 आ जाए। ये 1 से कम तो आएगा नहीं, मिनिमम 1 आएगा, और उस केस में हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे कितने सैंपल पॉइंट मिल रहे हैं हमें, एक ही मिल रहा है, दैट इज 1 1, है ना। तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, विच इज इक्वल टू बेसिकली एम, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, m/n, फेवरेबल केसेस हैं 1 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस हैं 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है इसकी, 36 हो गई। क्लियर, 1/36, सॉरी। हाँ, थर्ड क्या है, थर्ड गेटिंग अ सम 3, सम 3, है ना। तो ऐसे ही वो अलग अलग पार्ट्स पूछ सकता है ना, गेटिंग ए सम 3, गेटिंग सम 4, गेटिंग सम 5, गेटिंग सम 6 7 8 9 10 11 और 12 तक, है ना। मैक्सिमम हमें 12 सम मिल सकता है, क्योंकि दोनों पे 6 6 आ जाए, मिनिमम हमें 2 मिलेगा, 1 1 आ जाए। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं सारे सारे ही सम के लिए, है ना। सारे ही सम के लिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ। लेट्स से ये सम, हाँ, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सम, है ना। और यहाँ पे केसेस ले लिए मैंने, फेवरेबल केसेस। और यहाँ पे मैंने ले लिया एम की वैल्यू, है ना, जो भी फेवरेबल केसेस, एम कितने होंगे, 2 3 4 5 सो ऑन। जैसे अगर सम मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या क्या केसेस बन सकते हैं, एक पे वन, फर्स्ट एक डाइस पे 1, दूसरी पे 2 आ जाए, या फिर एक पे 2, दूसरी पे 1, बस यही आ सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं। टोटल केसेस कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अगर सम मुझे 4 चाहिए, तो ये 1 3 आए, या फिर 3 1 हो, या फिर 2 2 हो, है ना। तो टोटल केसेस बन रहे हैं 3। अगर सम 5 आता है तो कब आएगा, 1 4 हो, या फिर 4 1 हो, 2 2 हो, और इसके अलावा क्या, सॉरी 2 2 नहीं, 2 2 में नहीं होगा, 2 2 तो 4 है, 2 3 बेसिकली, राइट। 2 3 हो, या फिर 3 2 हो, तो कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो जब सम 3 चाहिए 2 मिल रहे हैं, सम 4 में 3, सम 5 में 4, इसी तरह जब सम 6 चाहिए होगा तो मुझे 5 केसेस मिलेंगे, सम 7 चाहिए होगा तो मुझे 6 केसेस मिलेंगे, 6 केसेस। अब अगर मुझे सम 8 चाहिए तो मुझे 7 केसेस नहीं मिलेंगे, इसको हमें देखना पड़ेगा कि कितने केसेस बन रहे हैं, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो 8 केसेस के लिए, 8 केसेस के लिए मैं क्या क्या मिलेगा, अब 1 और 7 तो मिल नहीं सकते, 7 नहीं मिलेगा, तो बेसिकली एक केस मिलेगा 2 और 6 का, तो एक मिल जाएगा 6 और 2 का। एक मिलेगा, लेट से 8 चाहिए तो 3 और 5 का, है ना, तो एक मिलेगा 5 और 3 का।
फिर एक मिलेगा 4 और 4 का, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे, मतलब यहाँ 5 मिलेंगे। फिर 9 के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितने मिलेंगे? 6 और 3 और 6, तो 6 और 3, है ना, 4 और 5, तो 5 और 4, बस यही मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ फेवरेबल जो केसेस आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, केसेस कम होते जा रहे हैं, राइट। 10 के लिए जब मैं देखूंगा तो बेसिकली और कम हो जाएंगे, दैट इज 6 4 4 6 और 5 5, बस 3 केसेस मिल रहे हैं। फिर 11 के लिए करूंगा तो यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे। 12 के लिए जब करूंगा तो सिर्फ एक ही केस मिलेगा, दैट इज 6 एंड 6। 11 के लिए क्या मिलेगा? 11 के लिए मिल जाएगा 6 और 5 एंड 5 और 6, ये 2 केसेस मिलेंगे। क्लियर? 6 के लिए ये भी देख लेते हैं कि ये 6 सम 6 कब मिलेगा, 5 केसेस कौन कौन से बन रहे हैं सम 6 में। देखो 1 5 5 1, ये है 2 केसेस, है ना। फिर दूसरा 2 4 4 2, ये हो गए। और एक मिलेगा मुझे 3 3, है ना, बस ये 5 केसेस। 7 के लिए देख लेते हैं। एक तो मिलेगा 1 6 6 1, 2 5 5 2, 3 4 4 3, बस, है ना। 4 4 में कुछ नहीं मिलेगा, 5 में हम हो चुके हैं, तो ये केसेस, तो ये सारे केसेस मिल गए, है ना। तो अब मुझे अगर वो प्रोबेबिलिटी पूछता है कि सम 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, सम 4 के आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं एक और कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का। लेट से मैंने एक कॉलम यहाँ बना लिया, है ना, ये कॉलम, ये कॉलम मैंने बना लिया प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो ये है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, m बाय n। n क्या है, n तो ऑलरेडी क्या है हमारा 36 है ना, n क्या है 36। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, सम 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/36 विच इज 1/6। सम 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/36 विच इज 1/12। फिर 4/36 विच इज 1/9। 5/36, 6/36 विच इज 1/6, राइट। फिर है 5/36, फिर 4/36 अगेन विच इज 1/9, 3/36 विच इज 1/12, और 2/36 विच इज 1/18। क्लियर? और नेक्स्ट एक और बच गया है, दैट इज ये, हाँ, ये इसके कितने केसेस, m की वैल्यू 1, सो इट इज 1/36, है ना। तो अब मैं कुछ भी वो पूछ लेता है मैं आंसर दे सकता हूँ, सारे हमने केसेस ले लिए, सारे केसेस। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज भी कर सकता हूँ। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम मुझे कैलकुलेट करना है ना, कि अगर दो डाई को मैं रोल कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 3 4 5 6 अप टू 12, तो क्या मिल रहा है मुझे, किस तरह के केसेस बन रहे हैं। प्रोबेबिलिटी जीरो कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू 1, है ना, एक्स की वैल्यू 1 होगी। 1 तो मुझे सम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मिनिमम सम मुझे 2 मिलेगा, जो कि दोनों डाई पे अगर 1 1 आता है। तो बेसिकली ये केस क्या देगा मुझे, इम्पॉसिबल इवेंट है। ये क्या है बेसिकली, ये किस इम्पॉसिबल इवेंट है, प्रोबेबिलिटी जीरो। क्लियर? सेकंड क्या, जब एक्स की वैल्यू 2 से लेके 7, है ना, एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं 2 से लेके 7, 2 से लेके 7 में जो केसेस क्या हो रहे हैं, 7 तक बढ़ रहे हैं, फिर 7 के बाद फिर से कम हो रहे हैं, 5 4 3 2 1। तो 2 से 7 तक मुझे क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, x-1/36। एंड देन अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 12, में मुझे केसेस क्या मिलेंगे, 13 प्रोबेबिलिटी मिलेगी, 13 माइनस x/36। तो अब अगर मुझे x इक्वल टू सम अगर 2 चाहिए, है ना, सम अगर मुझे क्या चाहिए 2, तो मैं x की वैल्यू किस में पुट करूंगा, x-1/36 में, 2-1/36 विच इज 1/36। तो सम 2 के लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी क्या मिल रही है, 1/36।
1/36 है ना, ये हमने बी पार्ट में 1 बाय, सम 3 के लिए हमें मिल रही है 2/36 है ना। तो यहाँ पे सम 3 पुट करूंगा तो 3 - 1 2/36, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग दीज फॉर्मुलास। लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है ना। बेसिकली हम क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो हम इजिली, है ना, केसेस बना सकते हैं, इजी केसेस हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सी दिस वन। वी हैव 7 color balls and 7 color boxes। हमारे पास 7 कलर की बॉल हैं और 7 कलर के ही क्या है हमारे पास, बॉक्सेस हैं। ठीक है, ये है। तो लेट्स से बॉल्स क्या हैं, बॉल्स ये हैं 7 बॉल्स, 7 कलर की, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, है ना, 7 कलर्स की, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और 7 बॉक्सेस हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये भी 7 बॉक्सेस। क्लियर? ये 7 बॉक्सेस। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ नो बॉल goes to box of its own कलर, ना, खुद के कलर में, है ना। प्रोबेबिलिटी हमें बताना है कि जै कोई भी बॉल, है ना, सेम कलर के बॉक्स में ना जाए। जैसे वॉयलेट है तो वो वॉयलेट में ना जाए, किसी और में, इंडिगो इंडिगो में ना जाए, ब्लू ब्लू में, सब अलग अलग कलर बॉक्सेस में जाएं, वो प्रोबेबिलिटी बतानी, है ना, वो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को, है ना, सॉल्व करता हूं मैं, तो ये मुझे क्या करना है, बेसिकली डी अरेंजमेंट का केस है ना, कि सारी की सारी जो कलर बॉल्स हैं वो अपने, है ना, सेम कलर बॉक्स में ना जाएं। तो हमें डी अरेंजमेंट करना है। पीएनसी में हमने देखा है डी अरेंजमेंट कैसे करते हैं। तो ये किसका केस है बेसिकली, ये केस किसका बन रहा है, डी अरेंजमेंट का। हमें डी अरेंजमेंट करना है, कोई भी सेम कलर की बॉल सेम कलर बॉक्स में, किसी भी कलर की बॉल सेम कलर बॉक्स में ना जाए, मतलब सही बॉक्स में ना जाए बेसिकली, इसी वजह में डी अरेंजमेंट करना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, D7। 7 टोटल बॉल्स कितनी है, 7 बॉल्स हैं, सातों बॉल को डी अरेंज करना है, मतलब वो जो जिस कलर की बॉल है वो सेम कलर के बॉक्स में ना जाए, तो हमें डी अरेंजमेंट करना है। तो जो फेवरेबल क्या हो जाएंगे, D7। सातों बॉल का क्या करना है, हमें डी अरेंजमेंट करना है, डी अरेंजमेंट ऑफ 7 बॉल्स डिवाइडेड बाय जो टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, टोटल टोटल केसेस क्या बनेंगे, कि 7 बॉल हैं और सातों बॉल में से कहीं पे भी चली जाए, सातों 7 बॉल हैं और उसके बाद 7 बॉक्स हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 7 बॉल्स को अरेंज करना है। तो कितने तरीके हैं 7 बॉल्स को अरेंज करने, सातों बॉल्स का कलर अलग है, अलग अलग बॉल्स हैं, तो फैक्टोरियल 7, यही तो होगा। फेवरेबल केसेस होगा D7, मतलब 7 बॉल को डी अरेंजमेंट करना है, मतलब वो सारे केसेस हमें टोटल, टोटल केसेस हैं फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 से हम 7 बॉल को अरेंज कर सकते हैं। उनमें से D7 क्या देगा, फैक्टोरियल 7 में से हम माइनस करेंगे, D7 क्या देगा, फैक्टोरियल 7 में से हम माइनस, वो सारे केसेस माइनस कर देंगे जिनमें वो सारी बॉल सेम कलर बॉक्स में जा रही हैं, वो केसेस हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन है डी अरेंजमेंट का। तो कोई भी बॉल सेम कलर बॉक्स में ना जाए, तो D7 हमने देखा है, पीएनसी में हम देख चुके हैं डी अरेंजमेंट। D7 क्या है, D7 इज डी अरेंजमेंट
डी अरेंजमेंट ऑफ 7 बॉल्स का डी अरेंजमेंट। तो क्या होगा, हमने देखा है कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 7 माइनस 7 बॉल्स हैं, तो फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 6 और माइनस फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 7। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, फैक्टोरियल 7। तो ये आंसर है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये वो सारी वो उस किस के उन सारे केसेस की प्रोबेबिलिटी है जिसमें कोई भी बॉल सेम कलर बॉक्स में ना जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा हमारा फर्स्ट पार्ट। इसी में सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोबेबिलिटी such that exactly 4 balls will go to its own color box, है ना, ओन कलर बॉक्स। 4 बॉल सिर्फ क्या हूं, एग्जैक्टली 4 बॉल सिर्फ अपने सेम कलर बॉक्स में जाएं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल केसेस तो रिमेन सेम, फैक्टोरियल 7, है ना, 7 बॉल को अरेंज करने के तरीके 7 प्लेसेस पे फैक्टोरियल 7। अब 7 बॉल्स हैं, उनमें से पहले मैं क्या करता हूँ, 4 बॉल्स को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4 बॉल्स, 7 में से मैंने 4 बॉल्स सिलेक्ट कर ली। अब वो 4 बॉल्स को मुझे उनके सेम कलर बॉक्स में फिट पहुंचाना है। 7 बॉल में से मैंने 4 बॉल सेलेक्ट की, उनको सेम कलर बॉक्स में पहुंचाना है। सेम कलर बॉक्स में पहुंचाना है तो वो एक ही तरीका है कि अगर मान लेट से मैंने ब्लू ग्रीन रेड येलो चुनी है, तो ब्लू ब्लू में जाए, रेड रेड में, ग्रीन ग्रीन में और येलो येलो में। तो एक ही तरीका है कि वो चारों के चारों सेम, कोई मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो सेम कलर बॉक्स में जानी चाहिए। तो 7 में से 4 मैंने क्या सेलेक्ट की, जब 4 बॉल वो कोई भी हो सकती हैं 7 में से, और उनको सेम कलर बॉक्स में पहुंचाने का एक ही तरीका है कि ब्लू ब्लू में जाए, रेड रेड में, ग्रीन ग्रीन में, येलो येलो। अब बची हुई जो 3 बॉल्स हैं, है ना, बची हुई 3 बॉल्स हैं, वो सेम कलर बॉक्स में नहीं जानी चाहिए क्योंकि 4 बॉल्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, सिर्फ एग्जैक्टली 4 बॉल हमें पहुंचानी, बाकी बची हुई 3 नहीं जानी चाहिए। मतलब उन 3 बॉल्स को मुझे क्या करना है, डी अरेंजमेंट करना है। D3, D3 क्या है, D3 इज नथिंग बट व्हाट, डी अरेंजमेंट ऑफ 3 बॉल्स, है ना। मतलब वो तीनों बॉल्स उस सेम कलर बॉक्स में ना जाए, राइट। और यहां से D3 क्या होगा, D3 ये हो गई प्रोबेबिलिटी, D3 क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 3/फैक्टोरियल 3। ये हो गया D3 और ये हो गई प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो डी अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पीएनसी में ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था। अगर हमें डी अरेंजमेंट नहीं पता है तो क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आएगी, राइट। अदरवाइज क्वेश्चन फिर इजी है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस लेंगे, राइट। ओके देन।